2016 से एक टेररिस्ट ग्रुप है जो हमारे देश को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। हर साल ये आतंकवादी ग्रुप 20 लाख इंडियंस को मार गिराता है और जो लोग बच भी जाते हैं उनकी भी जिंदगी नष्ट हो जाती है। आतंकवादियों के हथियार की वजह से सर्वाइवर्स की जिंदगी के 3.5 साल छीन लिए जाते हैं। इतने बड़े टेररिस्ट अटैक के बावजूद ना पॉलिटिशियंस और ना देशवासी चिंतित है। पता है क्यों? क्योंकि ये टेररिस्ट ग्रुप किसी दूसरे धर्म से नहीं है और उनका हथियार है एयर पोल्यूशन। दिल्ली एनसीआर की हवा दिन पर दिन और जहरीली होती जा रही है। स्मॉग की वजह से अब ताजमहल जहाँ पर आप जाना पसंद करते होंगे वो अब बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 को पार कर चुका है। हर जगह बस स्मॉग ही स्मॉग नजर आ रहा है। लोगों को लगता है कि पोल्यूशन बस दिल्ली और सर्दियों का इशू है, पर ये बिल्कुल गलत है। 2023 में इनमें से किसी भी शहर में 100 दिन भी नहीं मिले साफ हवा के। लोग ये मानने लगे कि दिल्ली का AQI 1200 है, हमारा तो बस 200 है, कम से कम हमारी हालत तो इतनी बुरी नहीं है। पर इस पेपर ने क्लियरली दिखाया है कि 1000 AQI के कुछ दिन से ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है उन दिनों में जब AQI 100 से 300 के बीच होता है, जो सारे शहरों में है। लोग जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं अस्पतालों में एयर पोल्यूशन की वजह से, पर आप चिंता मत करो, आपकी स्टेट गवर्नमेंट आपकी रक्षा ज़रूर करेगी। 2020 में आम आदमी पार्टी सरकार ने बहुत ज़्यादा उम्मीदों के साथ एक नई स्ट्रैटेजी लॉन्च करी थी स्टबल बर्निंग को कम करने की। उन्होंने लॉन्च किया था एक बायो डीकम्पोजर जिसको डेवलप किया था इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। 2 साल बाद पता चला कि स्टेट गवर्नमेंट ने 68 लाख रुपीस खर्च करे इस डीकम्पोजर पर और 23 करोड़ रुपए इसकी मार्केटिंग पर। वापस बोलता हूँ, 68 लाख इस डीकम्पोजर पर और 23 करोड़ रुपए इसकी एडवर्टाइजिंग पर। ये आप हालत तो देख ही रहे होंगे। ये दिल्ली का नज़ारा है, एक नेशनल इमरजेंसी है, पर इंडिया के एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने एक शब्द भी नहीं बोला है, एक शब्द भी नहीं। हमारे देश के पॉलिटिशियंस इतने ढोंगी हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व करने की बजाय वो हर चीज़ कर लेंगे। जैसे आगरा में पता चला कि सडनली उधर की एयर क्वालिटी रीडिंग इम्प्रूव हो गई। अब एयर क्वालिटी इम्प्रूव हो गई तो फॉरेन टूरिस्ट भी ताजमहल आएंगे। पर पता है 2 दिन पहले क्या खबर आई कि आगरा की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन के आसपास वाटर स्प्रिंकलर से पानी छिड़का रही थी ताकि AQI कम हो जाए। सुप्रीम कोर्ट एक इमरजेंसी हियरिंग जरूर करता है पोल्यूशन में और कहता है कि कंस्ट्रक्शन रुका क्यों नहीं है दिल्ली में, पर लॉयर रिप्लाई करता है कि माय लॉर्ड, आप देश की छोड़ो, कंस्ट्रक्शन तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी भी हो रही है। ये हालत है हमारी देश की। अब नेताओं पर दोष डालना बहुत आसान है। सिटीजन्स ने भी क्या किया कि हमने इसको एक पॉलिटिकल प्रायोरिटी बनाया? नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत है कि कोई अर्जेंसी नहीं है। इट्स ऑल वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स ऑल वेरी गुड, बट नथिंग इज अर्जेंट। AQI रीडिंग्स लो, उनको सोशल मीडिया पर पोस्ट करो और जब समय ठीक हो तो सड़कों पर आओ और प्रोटेस्ट करो। अगर एक टेररिस्ट ग्रुप ये चीज़ें कर रहा होता जो एयर पोल्यूशन ने करी है तो सबके व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स आ रहे होते, पर क्योंकि हमें कोई दुश्मन दिख नहीं रहा तो व्हाट्सएप पे सब साइलेंट है। और यही चीज़ मैं चेंज करना चाहता हूँ इस वीडियो से। मेरा गला पूरा सूजा हुआ है, बाहर AQI 1200 है और मैं वीडियो बना रहा हूँ आपको दिखाने के लिए कि सिचुएशन है क्या। अब ऑफ कोर्स ऐसे कई लोग हैं जो बेवकूफ़ी कर रहे हैं, जब 1200 AQI पार हो गया है तब भी वो पटाखे चला रहे हैं। अब वो तो मंदबुद्धि लोग हैं, ये वीडियो उनके लिए नहीं है। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी नहीं है जो ये कमेंट करते रहते हैं मेरे वीडियोस के नीचे कि इंडिया तो कभी बदलेगा ही नहीं। ऐसे पेसिमिस्ट से कुछ नहीं होने वाला। इंडिया और हमारी दुनिया को और ऑप्टिमिस्ट की ज़रूरत है जो मानते हैं कि चेंज हो सकता है। ये वीडियो आपके लिए है। चाइना में बीजिंग ने दिखाया है कि कैसे पोल्यूशन कम किया जा सकता है। ये वीडियो उनके लिए जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, जो ये जानते हैं कि अगर एक आतंकवादी के हाथ में हथियार नहीं है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे परिवारों और बच्चों को मार नहीं सकता। हमारे लिए किसी भी तरह की हेल्थ इमरजेंसी एक वेकअप कॉल होनी चाहिए, क्योंकि एक बिन बुलाए मेहमान की तरह होती है। और ये बस एयर पोल्यूशन की बात नहीं है, हार्ट इश्यू, फ्रैक्चर या फिर रोड एक्सीडेंट्स, ये सब अनएक्सपेक्टेड ही होते हैं। और अगर इमरजेंसीज के लिए आप प्रिपेयर नहीं होगे तो आपकी सारी पर्सनल सेविंग्स खत्म हो सकती हैं। ऐसी सिचुएशंस में एक हेल्थ इंश्योरेंस आपके और आपके परिवार के लिए बहुत ज़रूरी है। आजकल पॉलिसीज़ को कंपेयर करना बहुत ईजी है और आपको प्लान्स में 25% तक डिस्काउंट भी मिल सकता है। और अगर आप डायबिटिक या फिर हेल्थ पेशेंट हो तो भी आपको कवरेज मिल सकती है। प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस की कवरेज भी डे 1 से ही स्टार्ट हो जाती है। और अगर एक्सपेक्टिंग पेरेंट हो तो आज की डेट में मटर्निटी प्लान्स
सिर्फ 3 महीने की वेटिंग पीरियड के साथ भी मिलते हैं। मतलब आप हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस क्लेम कर सकते हो अगर आप 6 महीने प्रेग्नेंट भी हो तो। और आप पॉलिसी ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन परचेज कर सकते हो और कॉल या फिर वीडियो कॉल करके आप एक पॉलिसी एडवाइजर से मदद भी मांग सकते हो। अगर पॉलिसी एडवाइजर को आपके घर आना पड़े तो भी वो करने के लिए तैयार हो जाते हैं ताकि आपकी रिक्वायरमेंट समझ के वो एक परफेक्ट प्लान बना सके। पॉलिसी क्लेम करते वक्त आपको 30 मिनट क्लेम सपोर्ट और एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर भी मिलेगा। 300 से 400 रुपए से बेस प्लान शुरू होते हैं जिसमें आपको 1 करोड़ तक का कवरेज मिल सकता है। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक भी है जिससे आप अपने और अपने परिवार के लिए बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान चूज कर सकते हो। अब आते हैं वीडियो पर वापस। अब हम में से कोई नहीं चाहेगा कि हम या फिर हमारे परिवार को उस चीज से गुजरना पड़े जिससे करिश्मा गुजरी है। लाइक ऑल सडन मैं सुबह उठी लाइक दिवाली के टाइम एंड आई वाज ब्रेथलेस, सांस बिल्कुल नहीं आ रही थी, आई वाज नम। लेटर ऑन डे बाय डे इट स्टार्टेड गेटिंग वर्स। करिश्मा एक 21 साल की डिस्ट्रिक्ट लेवल की बैडमिंटन प्लेयर है जिनकी स्मोकिंग या फिर हेल्थ की कोई हिस्ट्री नहीं है, पर उनको एक चेस्ट इन्फेक्शन के साथ डायग्नोज किया गया। इसे समझते हैं डिटेल में इंडिया की एयर पोल्यूशन प्रॉब्लम के बारे में। कॉजेज से पहले जानते हैं कि एयर पोल्यूशन होता क्या है। एयर पोल्यूशन को मापा जाता है बहुत छोटे पार्टिकल्स को मेजर करके जिसको पार्टिकुलेट मैटर कहा जाता है या फिर पीएम। ये पार्टिकल्स डिफरेंट साइजेस में आते हैं जैसे PM 2.5 या फिर PM 10 हो गया, पर हमारा सबसे ज़्यादा फोकस PM 2.5 पर रहता है क्योंकि जितना छोटा पार्टिकल होता है उतना ज़्यादा डैमेज हो सकता है उस पार्टिकल का हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर। अब WHO रेकमेंड करता है कि PM 2.5 की लेवल हवा में 15 माइक्रोग्राम्स पर मीटर क्यूब से कम की होनी चाहिए, जबकि हमारा देश का नेशनल स्टैंडर्ड WHO के मुकाबले 4 गुना ज़्यादा बड़ा है, यानी हमारी लिमिट 60 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब की है। अब हवा में जितनी मात्रा होती है PM 2.5 की, उसके बेसिस पर हम एक एयर क्वालिटी इंडेक्स क्रिएट करते हैं जो इधर आप देख सकते हो। अब समझते हैं कि एयर पोल्यूशन के पीछे मेन कॉजेज क्या होती हैं। ये भी समझो कि एयर पोल्यूशन हम डिफरेंट तरीके से मेजर कर सकते हैं। हम डेली मेजर कर सकते हैं, मंथली मेजर कर सकते हैं, सीजनली मेजर कर सकते हैं और पूरे साल के ड्यूरेशन में कितना एयर पोल्यूशन है वो भी मेजर कर सकते हैं। कुछ कॉजेज होती हैं जो आपको पूरे साल में मिलती है, जैसे कार से पोल्यूशन हो गया या फिर इंडस्ट्रियल पोल्यूशन हो गया। इस चीज की वजह से दिल्ली जैसे शहरों में AQI पूरे साल के दौरान हाई ही रहता है, पर ऐसी एक स्पेसिफिक कॉज जरूर है जिसकी वजह से नॉर्थ इंडिया एक नरक बन जाता है, स्पेशली नवंबर के दिन। यह है पराली या फिर स्टबल की बर्निंग। स्टबल बर्निंग की वजह से अक्टूबर नवंबर के दौरान दिल्ली जैसे शहरों में स्टबल बर्निंग का कंट्रीब्यूशन एयर पोल्यूशन में 32% होता है। मैंने दिल्ली का डेटा यूज किया और ना कि बनारस या फिर पटना जैसे शहरों का, क्योंकि दिल्ली में सबसे ज्यादा डेटा अवेलेबल है पोल्यूशन की सोर्सेज के बारे में। पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसे ही हाल दूसरे शहरों का भी है जो इंडो गैंजेटिक प्लेन्स यानी कि जो नॉर्थ इंडिया में आते हैं। अब स्टबल बर्निंग की वजह से पोल्यूशन होता है ये हम सब जानते हैं, पर एक चीज जो शायद हम नहीं जानते हैं वो है कि MSP की वजह से हर साल लाखों लोगों की मौत होती है एयर पोल्यूशन की वजह से। मैं वापस दोहराता हूँ, हर साल MSP की वजह से लाखों लोगों की मौत होती है। पंजाब और हरियाणा के किसान अपनी पराली जलाते हैं सर्दियों में अपने खेतों को प्रिपेयर करने के लिए। अब आपको पता होगा कि नॉर्थ इंडिया में किसान 2 बार अपनी फसल लगाते हैं हर साल, समर में और विंटर में। समर में फसल की हार्वेस्टिंग के बाद किसान को अपने खेत से स्टबल या फिर पराली हटानी होती है ताकि वो विंटर सीजन में अपने बीज उधर डाल पाए। अब किसान इस पराली को जलाते क्यों है हटाने के बजाय? क्योंकि जलाना सबसे सस्ता और सबसे तेज तरीका होता है और किसानों के पास ज्यादा टाइम नहीं होता विंटर में अपनी बीज डालने के लिए। अब आप ये बोलोगे कि किसान फिर अपनी समर की फसलों को पहले क्यों नहीं लगा लेते? क्योंकि ये चीज वो लीगली नहीं कर सकते। किसानों को बोला गया है कि वो अपने समर के क्रॉप्स 15 जून के बाद ही लगा सकते हैं पंजाब में, क्योंकि 2009 में पंजाब सरकार ने प्रिजर्वेशन ऑफ सबसॉइल वाटर एक्ट पास करी थी। इस लॉ के हिसाब से किसान धान या फिर पैडी की ट्रांसप्लांटेशन 15 जून से पहले नहीं कर सकते। अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनका इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई डिस्कनेक्ट हो सकता है और उनकी धान की नर्सरीज नष्ट करी जा सकती है। अब पंजाब सरकार ने ये लॉ पास क्यों किया था? पानी बचाने के लिए। एक धान के खेत के लिए अप्रैल में पानी की रिक्वायरमेंट होती है 4,500 लीटर पर हेक्टर, क्योंकि तब बारिश नहीं होती। और जून के महीने में जब बारिश स्टार्ट हो जाती है तो ये रिक्वायरमेंट 3,000 लीटर हो जाती है। तो जितनी जल्दी किसान धान की खेती करने लग जाएंगे उनको और पानी चाहिए होगा
और पानी बचाने के लिए पंजाब सरकार ने कहा है कि आप अपना कार्यक्रम 15 जून के बाद ही स्टार्ट कर सकते हैं। और इसी की वजह से किसानों के पास बहुत कम टाइम बचता है गर्मियों और सर्दियों के बीच। अब सवाल यह है कि अगर पानी की इतनी दिक्कत है तो पंजाब और हरियाणा के किसान धान लगाए क्यों रहे हैं जहां हजारों लीटर पर हेक्टेयर की जरूरत पड़ती है। और इसके पीछे कारण है एमएसपी। सरकार ने धान और गेहूं जैसे क्रॉप्स पर इतनी एमएसपी दे रखी है, इस वजह से किसान इन फसलों की ही खेती करना चाहते हैं चाहे कितनी भी पानी की जरूरत हो। और इसी एमएसपी की वजह से हजारों लोगों की मौत होती है हमारे देश में एयर पोल्यूशन के कारण। ऐसा नहीं है कि 2009 से पहले किसान जो थे वो अपनी पराली जला नहीं रहे थे। इनफैक्ट ये 1991 की रिपोर्ट कहती है कि 25 साल पहले भी सितंबर और अक्टूबर में पंजाब के गांवों में चलना मुश्किल हो जाता था धुएं की वजह से। एक 32 साल के पंजाबी किसान कहते हैं कि मैं तो जानता ही नहीं हूँ जब हमने अपनी 12 एकड़ की जमीन पर पराली नहीं जलाई। डिफरेंस बस ये कि पहले जो किसान जो जलाते भी थे ना अपनी पराली, वो सितंबर के महीने में जलाते थे, पर क्योंकि पंजाब ने लॉ पास कर दिया इसकी वजह से अब वो अक्टूबर नवंबर में जलाते हैं। और ये डिफरेंस बहुत ही जरूरी है क्योंकि अक्टूबर से पहले जब हमारे देश में मॉनसून का सीजन चल रहा होता है तब हवा का डायरेक्शन अलग होता है और उस हवा की वजह से जो पोल्यूशन आता है पराली जलाने से वो ब्लो कर दिया जाता है, वो दिल्ली और नॉर्दर्न एरियाज में आता ही नहीं है। पर नवंबर में जब ये पराली जलाई जाती है मॉनसून सीजन ओवर हो गया होता है और हवा का डायरेक्शन बदल जाता है, जिसका मतलब है कि जो सारा धुआं है वो दिल्ली और दूसरे नॉर्थ इंडियन शहरों की तरफ आ जाता है। अब कई रिपोर्ट्स आपको दिखेंगी जो कहेंगे कि स्टबल बर्निंग अब कम हो गई है। लास्ट 3-4 सालों से पंजाब सरकार और दूसरी सरकारों ने बहुत काम किया इस पर। जैसे इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट दिखाती है कि 2021 और 23 के बीच ये इंसिडेंट्स कम हो गए। पर एक नासा साइंटिस्ट हिरेन जेथवा ने कहा कि ये डेटा गलत है। उन्होंने नोटिस किया कि जब वो सैटेलाइट डेटा को परखने लगे तो नंबर ऑफ स्टबल बर्निंग इंसिडेंट्स तो कम हो गए पर जो बर्निंग से पॉल्यूटेंट्स होते हैं हवा में वो कम नहीं हुए। तो वो कंफ्यूज हो गए कि स्टबल बर्निंग कम हो रही है पर स्टबल बर्निंग के पॉल्यूटेंट्स कम नहीं हो रहे, ऐसा क्यों हो रहा है। फिर उनको पता चला कि जो नासा की सैटेलाइट है जो स्टबल बर्निंग को रिकॉर्ड करती है वो ये रिकॉर्डिंग दोपहर के 1:30 से 2 बजे लेती है और इस सैटेलाइट डेटा के हिसाब से स्टबल बर्निंग कम हुई है। पर आप जब यही डेटा एक दूसरी कोरियन सैटेलाइट से देखते हो जो हर 15 मिनट में रिकॉर्डिंग करती है तो उसके हिसाब से नंबर ऑफ स्टबल बर्निंग इंसिडेंट्स कम नहीं हुए। इसका मतलब है कि पंजाब और हरियाणा के किसानों को किसी तरह पता चल गया है कि रिकॉर्डिंग बस 1:30 और 2 बजे के बीच होती है और इसकी वजह से वो अपनी पराली अब 2 बजे के बाद जला रहे हैं। इनफैक्ट आप इस मैप को देखो, लेफ्ट में है वो फायर्स जो नवंबर के 4 दिनों में 1 से 2 बजे देखी गई और अब देखो राइट में कि 4 से 5 बजे शाम के बीच क्या हो रहा है। अब आप खुद सोचो कि ऐसी प्रॉब्लम जिसके बारे में हमें सारी जानकारी है कि किसान एक्चुअली कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है लोगों की हेल्थ पर, हमें सब पता है, फिर भी हम इस चीज को सॉल्व नहीं कर पा रहे। शायद सोल्यूशन यही है कि दिल्ली और पंजाब में सेम पार्टी की गवर्नमेंट होनी चाहिए। ओ वेट, ये भी नहीं है कि बस पंजाब के किसान ही ये चीज कर रहे हैं, दूसरी स्टेट्स में भी यही हाल है। अब 2015 में नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब जैसी स्टेट्स में क्रॉप बर्निंग जरूर बैन करी थी, पर इस बैन के बावजूद कुछ हो नहीं रहा क्योंकि इन्फोर्समेंट ही नहीं है सरकार से। अब अगर किसानों के पास एक तरीका हो पराली हटाने का जो सस्ता भी हो और जिसमें मेहनत भी ना लगे तो भला किसान और ऑप्शन क्यों यूज करेंगे। और जलाने से कोई अच्छा और सस्ता तरीका है ही नहीं। आप ये भी मत सोचना कि स्टबल बर्निंग सॉल्व करके पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एक प्रॉब्लम ये भी है कि हम चिल्लाने तभी लगते हैं जब हमें एयर पोल्यूशन दिखता है। 100 और 300 का AQI इतना नॉर्मलाइज कर दिया गया है कि हमारी आवाजें तभी खुलती हैं जब AQI 1000 पार हो जाता है। हमें सीजनल सोर्सेज जैसे दिवाली की पटाखे और स्टबल बर्निंग तो बैन करनी ही चाहिए, ये तो लो हैंगिंग फ्रूट है, पर इससे एयर पोल्यूशन की पूरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। जैसे इस पेपर में क्लियरली दिखा है कि ज्यादा लोगों की जानें जाती हैं लोअर AQI लेवल्स पर, क्योंकि जब AQI कुछ दिनों के लिए 1000 पार पहुंच जाता है उसका इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता जितना 100-300 का AQI का इम्पैक्ट होता है हर दिन जो हमें झेलना पड़ता है। अब इमेजिन करो कि एक टीनेजर लड़का है जो हर दिन अनहेल्दी खाना खाता है, वो बहुत मोटा हो गया है, मोटे होने के बावजूद उसके बर्थडे पर उसका परिवार उसको छोले कुलचे देता है, चॉकलेट केक देता है और जलेबियां भी देता है। इतने घटिया खाने की वजह से एक दिन उसकी हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। अब उसकी मौत उसके बर्थडे पार्टी के खाने की वजह से नहीं हुई,
नहीं, बल्कि हुई है क्योंकि पिछले 364 दिन वो अनहेल्दी खाना खा रहा था। और यही हाल एयर पोल्यूशन का भी है। ज्यादा फोकस बर्थडे पार्टी पर रहता है, स्टबल बर्निंग और फायर क्रैकर्स पर। ये चीजें गलत हैं और हमें इनको सॉल्व करना होगा। और ये प्रॉब्लम तभी सॉल्व होगी जब हम एयर पोल्यूशन की नॉन सीजनल सोर्सेज, यानी कि वो चीजें जो सालाना चलती है, उन पर ध्यान देंगे। पोल्यूशन की एक बहुत बड़ी सोर्स है धूल। दिल्ली और बेंगलुरु जैसे शहर में 30 से 40% जो PM 2.5 का पोल्यूशन होता है वो धूल की वजह से ही होता है। और धूल उड़ती है कच्ची रोड या फिर कंस्ट्रक्शन की वजह से। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि जब एक कच्ची रोड से गाड़ी पास करती है तो धूल कितनी उड़ती है। हम ये रियलाइज नहीं करते, पर ये एक मेजर कारण है पोल्यूशन का। और आपको कई सरकारी कर्मचारी भी दिखेंगे जो रोड पर बड़े बड़े झाड़ुओं के साथ झाड़ू करते रहते हैं। और इससे ना पोल्यूशन खत्म होता है और ना साफ सफाई होती है, क्योंकि वो झाड़ू तो लगा देते हैं और धूल फिर उड़ जाती है, पर वो सिस्टम से बाहर नहीं निकलती। धूल एक जगह से बस दूसरी जगह चले जाती है। इस पोल्यूशन को रोकने का एक टेम्पररी सोल्यूशन है स्प्रिंकलर्स यूज करना, यानी पानी छिड़कना। इसीलिए दिल्ली सरकार भी इन स्प्रिंकलर्स को यूज कर रही है ताकि धूल के साथ मॉइस्चर ऐड हो जाए और धूल उड़े ना। इस वजह से वो शहर जब बारिश ज्यादा होती है वो आपको साफ दिखते हैं क्योंकि धूल नहीं उड़ती। पर बारिश भी एक टेम्पररी सोल्यूशन है। परमानेंट सोल्यूशन तभी निकलता है जब आप धूल को पूरी तरह निकाल सको। इसीलिए हमें ज्यादा पेव्ड रोड्स बनानी होंगी। नवंबर 2019 यानी कि 5 साल पहले यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी CK मिश्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया था कि दिल्ली की सारी अनपेव्ड रोड्स अगस्त 2020 तक फिक्स हो जाएंगी। 5 साल हो गए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, पर आज भी दिल्ली में 500 किलोमीटर की अनपेव्ड रोड्स हैं, जिनमें से बस 68 किलोमीटर को ही ठीक किया गया है इस साल। एपिक इंडिया से तनुश्री गांगुली ने हमें बताया कि रोड्स को ठीक करने से एक मल्टीप्लायर इफेक्ट क्रिएट होएगा। जब कच्ची रोड्स को हटाकर पेव्ड रोड्स बनाई जाएंगी, जिससे धूल तो कम होगी ही, बल्कि लोग साइकिल करने लग जाएंगे, पैदल चलने लग जाएंगे, जिससे व्हीकल्स के जरिए जो एमिशंस होते हैं वो भी कम हो जाएंगे। फिर हमें फेक झाड़ू करना बंद करना होगा, बल्कि मैकेनाइज्ड स्वीपिंग यूज करनी होगी, जिससे धूल पूरी तरह सिस्टम से निकल पाए। पर प्रॉब्लम यह है कि हमारी सरकारों के पास ये मशीन्स ही नहीं है। जैसे बेंगलुरु में करीब 1300 किलोमीटर की रोड्स हैं, जिनमें से मैकेनाइज्ड स्वीपिंग यानी कि मशीन से साफ सफाई बस 600 किलोमीटर के लिए ही है। फिर जब कंस्ट्रक्शन होता है तब भी धूल उड़ती है, स्पेशली जब खुदाई होती है। अब कायदे से कंस्ट्रक्शन साइट पर एक ग्रीन कवर लगना चाहिए जिससे धूल शहर में ना पहुंचे, पर आपको कई कंस्ट्रक्शन साइट दिख जाएंगी जहां ये कवर नहीं लगा होता। और इसके पीछे कारण है कि ढंग की इन्फोर्समेंट नहीं हो रही है। पर बेसिकली जो धूल उड़ती है रोड और कंस्ट्रक्शन से, अगर हम उसको ही हटा दें तो जो साल का 30 से 40% पोल्यूशन होता है कई शहरों में, वही कम हो जाएगा। अब जहाँ दिल्ली में धूल का कंट्रीब्यूशन 38% है पोल्यूशन में, दूसरी सबसे बड़ी सोर्स है गाड़ियों से पोल्यूशंस, व्हीकल एमिशंस, जिसकी मात्रा 20% है। तो अगर आपने धूल और व्हीकल एमिशंस को सॉल्व कर दिया, 60% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और जो गाड़ियों से धुआं उठता है उसको हटाना और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि PM 2.5 में वो पार्टिकल जो क्रिएट होते हैं जब हम किसी चीज़ को जलाते हैं, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो या फिर कोल हो, वो मनुष्य के लिए ज़्यादा डेंजरस होते हैं। तो धूल से ज़्यादा डेंजरस होती हैं वो पार्टिकल्स जो जलाकर क्रिएट होते हैं। और IIT दिल्ली के हिसाब से 79% एमिशंस जो गाड़ियों से आते हैं वो ट्रक्स और 2 व्हीलर से आते हैं। अब इधर भी सरकार ने रेगुलेशंस तो क्रिएट करी हैं। जैसे सरकार ने कहा है कि अगर बहुत पुरानी गाड़ी है तो वो अलाउड नहीं होनी चाहिए सड़क पर, क्योंकि वो ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करती है। पर दिक्कत हमारे देश में है कि लॉज कई हैं पर उनको एनफोर्स करने के लिए लोग नहीं हैं। जैसे दिल्ली की अगर बात करें तो 60 लाख से ज़्यादा व्हीकल्स पुरानी हो गई है, पर इस साल के सितंबर तक 60 लाख में से बस 2000 गाड़ियों को ही हटाया गया। इसलिए हमें अपनी गाड़ियों को इलेक्ट्रीफाई भी करना होगा ताकि ये पोल्यूशन क्रिएट ही ना हो। पर इलेक्ट्रिफिकेशन से पूरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। याद रहे कि एक मेजर कारण पोल्यूशन का है रोड से जो धूल उड़ती है। तो अगर आपकी गाड़ी डीजल से चल रही हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी से, धूल तो भी उड़ेगी। इसीलिए ऑप्टिमल सोल्यूशन है पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना। पर इंडिया का पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर 2 चैलेंजेस से गुजर रहा है। पहला है कि हमारे शहरों में ग्रोथ ही इतनी हो रही है, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिसकी वजह से कोई भी सिस्टम कीप अप ही नहीं कर पा रहा। इसके पीछे मेन प्रॉब्लम यह है कि इतने बड़े देश में बहुत कम शहर है जहां लोग आ सकते हैं ढंग की नौकरियां करने के लिए। इसी वजह से इन शहरों के पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर इतना ज्यादा प्रेशर है। दूसरा चैलेंज है कि क्योंकि हमारा देश इतना गरीब है, इसलिए सरकारें सब्सिडाइज कर देती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को। अब जब सब्सिडी मिलती है तो जो कंपनीज इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट को चला रही होती हैं वो इतना पैसा नहीं कमा पाती। उनको पैसा नहीं मिल रहा, इसलिए वो ना सिस्टम को अपग्रेड कर सकती ना मेंटेन।
और जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट हार मान जाता है, लोग फिर गाड़ियां और मोटरसाइकिल्स खरीदते हैं, जिससे पोल्यूशन और बढ़ जाता है। और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बुरा है कि अब मोस्ट लोग SUVs खरीद रहे हैं। एक जमाना था जब देश में लोग सेडान्स खरीदते थे ज्यादा, पर अब मोस्ट इंडियंस एक SUV खरीदते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक होने की संभावना और बढ़ जाती है। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि धूल से ज्यादा वो पार्टिकल्स डेंजरस होते हैं जो किसी चीज को जलाकर बनते हैं। जैसे जब इंडस्ट्रीज कोल जलाती हैं, लोग चूल्हे को जलाते हैं खाना बनाने के लिए, लोग पत्ते जलाते हैं गर्म रहने के लिए, या फिर जब कई शहर अपने कूड़े को जलाते हैं। इन सारी चीजों का 10 से 30% कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारे एयर पोल्यूशन पर। दिल्ली के सुखदेव विहार में तो एक बहुत बड़ा प्लांट है जो कूड़े को जलाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। अब ये बहुत ही इनोवेटिव सोल्यूशन है और कई देशों में ये यूज हो रहा है, पर समस्या ये है कि दिल्ली में स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं करे जा रहे, जिसकी वजह से ये पोल्यूशन जो क्रिएट हो रहा है वो शहर में जा रहा है। इनफैक्ट वो लोग जो दिल्ली के सुखदेव विहार में इस प्लांट के पास रह रहे हैं, वो कई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। तो मोटा मोटी अगर हम इन 3 चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे, हम इंडिया की एयर पोल्यूशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। जैसे धूल को हटाना, गाड़ियों के एमिशंस को सॉल्व करना और उन चीज़ों को रोकना जब हम चीज़ों को जलाते हैं। और इनमें से कोई भी चीज़ रॉकेट साइंस नहीं है। इंडिया कोई पहला देश नहीं होगा जहाँ पेव्ड रोड्स बनेंगी, जहाँ कंस्ट्रक्शन होती है, जहाँ इंडस्ट्रीज कोल यूज़ कर रही हैं, या फिर जहाँ वेस्ट मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है। हम इन सारे सॉल्यूशंस को जानते हैं। इनफैक्ट अगर आप मेरे सोर्सेज के डॉक्यूमेंट को पढ़ोगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उधर कई सरकारी डॉक्यूमेंट्स हैं। तो सरकार को भी पता है कि प्रॉब्लम्स क्या है और सॉल्यूशंस क्या है। तो इशू ये नहीं कि हमें सॉल्यूशंस नहीं पता है, इशू ये है कि हमें एग्जीक्यूट करना नहीं पता, क्योंकि इंसेंटिव्स और अकाउंटेबिलिटी नहीं है। पहली चीज, क्योंकि पब्लिक में कोई इमरजेंसी नहीं है। लोग अभी साफ हवा को इतनी वैल्यू देते ही नहीं है। मेरे आसपास भी घर और दोस्तों के बीच एयर पोल्यूशन की इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। जैसे घर में खिड़कियां और दरवाजे खोल दिए जाते हैं ताकि वेंटिलेशन होती रहे, चाहे AQI 1200 क्यों ना हो। पोल्यूशन को इतना नॉर्मलाइज कर दिया गया है कि मेरे एक फैमिली मेंबर ने मुझसे पूछा कि अगला वीडियो किस पर आ रहा है। मैंने कहा एयर पोल्यूशन पे। तो उन्होंने कहा पर एयर पोल्यूशन तो अब चले गया। तो उनके हिसाब से एयर पोल्यूशन तभी एग्जिस्ट करता है जब AQI 1200 है। जब 400 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए हमें और बातें करनी होंगी एयर पोल्यूशन के बारे में, ताकि लोग इसको वैल्यू देने लगे। 2014 में चाइनीज प्रीमियर ली केचियांग ने एक वॉर अनाउंस करी थी पोल्यूशन पर। तो अब खुद सोचो, 10 साल पहले चाइनीज प्रीमियर ने एक पब्लिक डिक्लेरेशन से कहा कि मैं एक वॉर अनाउंस कर रहा हूँ एयर पोल्यूशन पर। हमें कुछ ऐसा ही चाहिए। पर क्या आपने हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर या फिर किसी चीफ मिनिस्टर को ऐसी वॉर अनाउंस करते हुए सुना? लोगों को सड़कों पर उतरना होगा साफ हवा की मांग करने के लिए। जब पब्लिक ये डिमांड्स करेगी सड़कों पर उतर के, तब शायद नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और जो चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के, वो जाग जाए। दूसरी चीज है कि सरकारी ऑफिशियल्स पर कोई प्रेशर ही नहीं डाला जाता इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब इधर मैं आपको चाइना का एग्जांपल देता हूँ। 2007 में चाइनीज सरकार ने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करने के लिए हवा में। ये इंश्योर करने के लिए कि सरकारी ऑफिशियल्स इस चीज को सीरियसली लें, चाइनीज गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि वो सरकारी ऑफिशियल्स जो इस चीज को फॉलो नहीं करेंगे उनको पनिशमेंट दी जाएगी। तो अगर कोई भी सिटी ऑफिशियल अपना पोल्यूशन टारगेट नहीं अचीव करता था, उनको ऑफिशियल वार्निंग्स मिलती और कई को तो पोजीशन से हटा भी दिया गया। ये सिटी लेवल पर हो रहा था। और फिर प्रोविंशियल या फिर स्टेट लेवल पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि अगर तुमने स्टेट लेवल के टारगेट्स अचीव नहीं करे तो हम तुम्हें हटा देंगे। ये होती है अकाउंटेबिलिटी। और इंडिया में क्या हो रहा है? 5 साल पहले यूनियन मिनिस्ट्री की सेक्रेटरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस तो कर दिया कि 1 साल में दिल्ली की सारी अनपेव्ड रोड्स हटा दी जाएंगी, पर 5 साल बाद ऐसा कुछ हुआ नहीं, पर किसी की नौकरी गई। इसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बात करी थी कि IAS ऑफिसर्स पर अकाउंटेबिलिटी नहीं डाली जाती। उनकी चाहे प्रमोशन हो या फिर सैलरी, वो उनकी सीनियरिटी से टाइड है। क्या पोल्यूशन घट रहा है, क्या बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या हमारी इंडस्ट्रीज बेटर परफॉर्म कर रही है, इसका जो टारगेट है वो IAS ऑफिसर के सर पर नहीं है, तो वो भला क्यों टेंशन ले। इंसेंटिव्स की बात तो छोड़ो, देश के पोल्यूशन बोर्ड्स में कम से कम आधी पोजीशंस अभी भी वेकेंट है। तो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो या फिर कोई IAS ऑफिसर हो, कोई अकाउंटेबिलिटी उठाना ही नहीं चाहता। सब में एटीट्यूड है कि यार चलता है। अब ऐसा नहीं है कि इंडिया में कोई पोल्यूशन टारगेट्स नहीं है। जैसे नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के हिसाब से 100 से ज्यादा शहरों को अपना पोल्यूशन 20 से 30% कम करना होगा 2017 और 2024 के बीच। पहले उन्होंने ये डेट ही बदल दी, तो अब टारगेट 2024 नहीं 2026 हो गया। फिर मुझे ये बताओ कि अगर 2026 तक ये टारगेट नहीं अचीव होता है तो किसी की नौकरी जाएगी क्या? और अगर ये जाएगी नहीं तो लोग अकाउंटेबिलिटी कैसे उठाएंगे? मैंने आपको पिछले वीडियो में भी दिखाया था कि हमारे पॉलिटिशियंस बहुत ही स्मार्ट है।
अगर उनको पता चले ना कि एक मुद्दा बहुत पॉलिटिकली वायरल हो रहा है, वो उसको उठाएंगे। जैसे हमने सुशांत सिंह राजपूत के केस में देखा था, एकदम से हवा बनी, सारे मीडिया चैनल्स उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज इसके बारे में बात करने लग गए, क्योंकि उनको पता था कि बिहार के इलेक्शंस में वोटर शायद इसके बेसिस पर वोट कर सकता है। तो इंडियन पॉलिटिशियन बहुत रिएक्टिव है, बस उनको एक ऐसा इश्यू चाहिए जिसके बारे में वोटर्स एक्चुअली इंपॉर्टेंस दे। तो अगर हम एयर पोल्यूशन को सॉल्व करना चाहते हैं, आप जैसे वोटर्स को इसको इंपॉर्टेंस देनी होगी, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। जब ये होगा तो अकाउंटेबिलिटी पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर हो जाएगी। पर सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि पोल्यूशन को नॉर्मलाइज मत करो। जिस दिन मैंने वीडियो शूट करना स्टार्ट किया था तब 1200 AQI था, आज 450 है, पर लोगों को लगता अब एयर पोल्यूशन नहीं है। जब ये एटीट्यूड बदलेगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और जैसे मैंने आपको पहले बोला कि हेल्थ इमरजेंसीज कभी भी आ सकती है, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जिससे आपको 25% डिस्काउंट मिल सकता है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी प्लान्स पर।